कोविड-19 के बाद हमें सैद्धांतिक रूप से इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि कर आर्थिक विकास का ही सह उत्पाद है। आर्थिक विकास बढ़े तो कर बढ़ाकर वसूली करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन केवल कर हासिल करने के लिए कर वसूली करनी है तो केवल मुकदमे ही होते रहते हैं। पैरा अर्थव्यवस्था में सुधार के 7 सूत्र। पैरा ऑटोमोबाइल उद्योग की एक बड़ी कंपनी का कहना था कि वे करीब 100 देशों में काम करते हैं और उनकी केवल 2% बिक्री ही भारत में होती है, लेकिन कंपनी से संबंधित दुनिया भर के सभी देशों के मुकदमों से 94% मुकदमे भारत में चल रहे हैं। यही नहीं, इन 94% में से 100% कर मामलों को लेकर हैं। पैरा यह बहुत ही आश्चर्यजनक है कि दुनिया 15-16 हफ्तों में पूरी तरह बदल गई है। किसने सोचा था कि जब जनवरी में हम नए साल की शुरुआत कर रहे थे तो कोविड-19 इतनी बड़ी महामारी बन जाएगी? यह किसी को भी पता नहीं था और हमारी दुनिया बदल कर रख देगी। 21वीं सदी में अब तक 9/11 की घटना, 2008 लेहमैन ब्रदर्स संकट और कोविड-19 महामारी संक्रमण ऐसी 3 प्रमुख बड़ी घटनाएं हैं जिन्होंने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। यदि आर्थिक आधार पर बात करें तो मेरा मानना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोविड-19 महामारी ऐसी दूसरी घटना है जिसने भारत ही नहीं दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्था को जबरदस्त आघात पहुंचाया है। पैरा ऐसे में सवाल उठता है कि देश के भविष्य के लिए आखिर हम क्या कर सकते हैं। इस संदर्भ में निजी तौर पर हमेशा से मेरा मानना रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था के विकास में 2 बड़ी बाधाएं रही हैं। वे हैं हमारी कर व्यवस्था और इसके लिए हमारी नियामक व्यवस्था। पैरा इसे अब हमें स्वीकार करना ही होगा। इन 2 बातों के अलावा हम सभी को जो बात याद रखनी चाहिए यह है कि कोविड-19 संक्रमण की शुरुआत से पहले से ही हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ही डामाडोल हो रही थी। पैरा हमारे देश का विनिर्माण क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित था। रियल एस्टेट क्षेत्र में भी विपरीत प्रभाव पड़ा था और सेवा क्षेत्र भी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा था। हमें इस संदर्भ में तत्काल प्रभाव से काम करने की ज़रूरत थी। पैरा इसके साथ ही हमें कोविड-19 का आघात भी झेलना पड़ा जो हमें उठने, जागने और जल्द से जल्द कुछ अलग करने के लिए चेता रहा है। पैरा मुझे करीब 40 वर्ष हो गए हैं कर मामलों को लेकर वकालत का काम करते हुए। इस दौरान कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ काम करने का मौका मिला है। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो ज़्यादातर का कहना यही रहा है कि भारत की कर व्यवस्था बहुत ही आक्रामक है और इसका सही अनुमान लगाना बहुत ही कठिन है। पैरा ऑटोमोबाइल उद्योग की एक बड़ी कंपनी का कहना था कि वे करीब 100 देशों में काम करते हैं और उनकी केवल 2% बिक्री ही भारत में होती है। कंपनी से संबंधित दुनिया भर के सभी देशों के मुकदमों से 94% मुकदमे भारत में चल रहे हैं। यही नहीं, इन 94% में से 100% कर मामलों को लेकर हैं। ये बातें बतलाती हैं कि जब तक हम हमारी कर व्यवस्था में आधारभूत बदलाव नहीं करेंगे तब तक कर व्यवस्था में परेशानी चलती ही रहने वाली है। पैरा वर्तमान हालात के मद्देनज़र मैं 7 सूत्री बदलावों की बात कर रहा हूँ। इनमें पहला है कि हमें वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कर राजस्व संग्रह के लक्ष्य को बिल्कुल ही समाप्त कर देना चाहिए। इस घोषणा को दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जाएगा।
जिसमें कहा गया कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज CBDT के कर संग्रह राजस्व लक्ष्य को पूर्व की भांति ही रखा गया है। भाई, मेरा मानना है कि वर्तमान परिदृश्य में कर राजस्व संग्रह के लक्ष्य किसी भी स्थिति में पूरे वहीं किए जा सकते हैं। भाई, यह बहुत ही साधारण समझ वाला मामला है कि यदि देश का विनिर्माण क्षेत्र मात्र 2% की दर विकास कर रहा है तो उत्पाद शुल्क आखिरकार किस तरह से 16% की दर से विकसित हो सकता है। भाई, यदि इस किस्म की आक्रामक और अतार्किक शैली के साथ सरकार कर वसूली करने का निश्चय करती है तो निश्चित रूप से राजस्व संग्रह नहीं बल्कि मुकदमों का अंबार ही बढ़ने वाला है। भाई पैरा दूसरा सूत्र यह है कि हमें दार्शनिक था सैद्धांतिक रूप से इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि कर आर्थिक विकास का ही सही उत्पाद है। आर्थिक विकास बढ़े तो कर बढ़ाकर वसूली करने में कोई बुराई नहीं है। केवल कर हासिल करने के लिए वसूली करनी है तो केवल मुकदमे ही होते हैं रहते हैं। भाई पैरा दुर्भाग्य से हमारी कर वसूली की व्यवस्था ही ऐसी है जो उद्योगों को होने वाले नुकसान की ओर कम ध्यान देती है और कर वसूली पर ज़्यादा। पाई पैरा इस संदर्भ में हम वोडाफोन मामले का उदाहरण ले सकते हैं। भाई, वोडाफोन पर फैसला आने के बाद पूरी दुनिया को यह बताने का हमारे पास सुनहरा अवसर था कि भले ही कर की राशि 10 करोड़ रुपए हो या 11 अरब रुपए, कानून सब के लिए यानी घरेलू और विदेशी निवेशकों के लिए बराबर है। लेकिन हमने क्या किया? भाई, हमने 1962 के कानून को संशोधित कर इसमें भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया। पाई, दुर्भाग्यपूर्ण यह रहा कि हमने दुनिया के देशों में अपनी नकारात्मक छवि बनने दी और हमें कर राजस्व भी प्राप्त नहीं हो सका। पाई, इसलिए कहता हूँ कि कर आर्थिक विकास का सह उत्पाद है। पाई, पहले आर्थिक विकास कीजिए, फिर विकास के परिणाम के आधार पर करों की वसूली की बात की जानी चाहिए। पाई पैरा तीसरा सूत्र यह है कि आयकर कानून के प्रावधानों को लागू तो किया जाना चाहिए लेकिन ताकत के दुरुपयोग के साथ नहीं। पाई मेरे कहने का तात्पर्य है कि यदि लक्ष्य केवल कर संग्रह ही है तो जितनी अधिक शक्ति हो सकती उतनी ही शक्ति के साथ वसूली का प्रयास किया जाएगा। पाई पैरा कर वसूली केवल वसूली के लिए ही होती है। वैधानिक ताकत के बल पर मामलों को फिर से खोलने के अधिकार का दुरुपयोग कर दबाव बनाया जाता है। पाई जनवरी, फरवरी और मार्च के महीनों में अक्सर ऐसा ही होता है। पाई पैरा चौथे सूत्र की बात कहूँ तो वह है बेंचमार्किंग की ज़रूरत। जरा संबंधित कर और सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और मलेशिया के नियामक कानूनों को देखिए। पाई आखिर विदेशी कंपनियां उद्योग स्थापित करने के लिए भारत की बजाय उन देशों को वरीयता क्यों देती है? पाई हमें तुलना ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि नए उद्योग वहीं स्थापित होंगे जहां स्थायित्व होगा और आकर्षक का व्यवस्था होगा। पांचवा सूत्र है दीर्घकालीन वित्तीय नीति की आवश्यकता। पाई पैरा हमें हर साल बजट नहीं कम से कम 5 वर्षों के लिए वित्तीय नीति की ज़रूरत है। पाई हमें तय करना होगा कि क्या नियम होंगे और कैसे उन्हें लागू कराया जाएगा। पाई दुनिया में ई-कॉमर्स के जरिए काम हो रहा है और करीब 40% वस्तुओं का कारोबार तो इसी के द्वारा होना है। तो इसके लिए कर व्यवस्था किस प्रकार रहने वाली है? पाई वर्तमान व्यवस्था में काफ़ी झोल है। पाई छठा सूत्र वस्तु एवं सेवा कर GST के संदर्भ में है। पाई यूँ तो इसमें कई समस्याएं हैं लेकिन हम निर्यातकों की बात करें तो कच्चा माल आयात करने पर उन्हें पहले कर देना होता है। पाई निर्यातक जब उत्पाद का निर्यात कर दें तो आयातित माल के लिए अदा किए गए शुल्क का पुनर्भुगतान लिया जाता है। पाई इस व्यवस्था ने निर्यात को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। पाई पैरा
बेहतर हो कि पहले की तरह निर्यात के लिए आयातित कच्चे माल पर शुल्क लगाया ही न जाए। हमें एक देश एक कर को अपनाना था, लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा है। 7वां सूत्र है कर व्यवस्था में तार्किकता की जरूरत। धर्मार्थ ट्रस्टों को दान देकर कर में राहत ली जाती रही है, लेकिन अब इन धार्मिक ट्रस्टों को पुनः पंजीकरण के लिए कहा गया है। क्या जरूरत है इसकी? मुझे उम्मीद है कि यदि समय रहते हम इन 7 सूत्रों को अपनाते हैं तो हम अर्थव्यवस्था को समय रहते ही संभाल सकते हैं।